एसपीएन एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है ना। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध पाया जाता है, वहाँ पे क्रिया होती है। ठीक है ना। इसका परिभाषा ये है क्रिया का कि जिस शब्द से क्या हो, जिस शब्द से अथवा किसी शब्द समूह से, कोई भी हो सकता है, शब्द हो सकता है या फिर शब्द समूह हो सकता है, जिसके द्वारा क्या हुआ, किसी कार्य को करने या होने का ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि ज्ञात हो कि वहाँ पे कार्य हो रही है, वहाँ पे क्या होगा, क्रिया होगा। ठीक है। जैसे कि सुरेश दूध पी रहा है, तो सुरेश क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो पी रहा है यानी कोई कार्य हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वही क्या होगा, क्रिया होगा। ठीक है। पीना यानी पी रहा है, जो होगा ये क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया कर रहा है। अर्चना खेल रही है, खेल रही है। ठीक है, खेल रही जो है क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, क्रिया जो हो रहा है यहाँ पे, खेलना क्या है, क्रिया हो रही है। गोपाल काम कर रहा है, काम करना क्या हुआ, ये काम कर रहा है, कर रहा है मतलब कुछ कोई काम हो रही है ना, तो काम करना ही क्या होता है, क्रिया कहलाती है। समझ गए इतना। नीतू नाच रही है, नाच रही है, नाचना क्या हुआ, ये क्रिया हो रही है। ओके, समझ में आ गई। क्रिया उसे कहते हैं जो क्या करे, किसी शब्द समूह के द्वारा क्या हो, किसी कार्य को होने अथवा करने का बोध हो, वहाँ पे क्रिया होता है। ठीक है, समझ गए इतना। आगे चले हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया होता है, एक सहायक क्रिया होता है। तो मुख्य क्रिया वे होता है, क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ को बताने वाला क्या कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया पदबंध यानी वाक्य में जो मुख्य अर्थ को बताता है, जो मेन अर्थ को डिफाइन करता है, वो क्या होता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, मेन वर्ब वो होता है जो वाक्य में क्या करता है, सेंटेंस को पूरा करने में जो मेन वर्क करता है, यानी कि जो मुख्य अर्थ को बताता है, वही क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखेंगे। और सहायक क्रिया जो होता है, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष बच जाता है। ठीक है, हमने अभी बताया कि वाक्य में क्या होता है, जो मेन अर्थ को प्रकट करता है, जो मुख्य अर्थ को बताता है, वो मुख्य क्रिया हो गया। और मुख्य क्रिया के होने के बाद से जो भी अंश शेष बचा रहता है ना, बच जाता है, वो क्या होता है, सहायक क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चे गाना गा चुके हैं। बच्चे क्या कर चुके हैं, बच्चे गाना गा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, अभी हम समझाते हैं। जैसे बच्चे गाना गा चुके हैं, तो गा चुके हैं मतलब गा, ये जो गा रहे हैं, गाना क्या हुआ, ये मेन वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, और जो चुके हैं, चुका जो क्या हुआ, ये भी क्रिया है, लेकिन ये कौन सा क्रिया है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एक सेंटेंस को पूरा करने में जो मेन अर्थ को डिफाइन करता है, वो होता है मुख्य क्रिया, और जो उसका साथ देता है ना, वो होता है सहायक क्रिया। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। समझ गए इतना। जैसे कि एक और है, इसमें एग्जाम्पल है, जैसे वह हंस रही है, तो हंसना क्या हुआ, जो हंस रही है, ये क्या हुआ, हमारा मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, हंसना मेन वर्ब हो गया, और जो ये रही है, रही है इसका साथ दे रहा है, ऐसे वह हंस है, ऐसे नहीं ना हो पाएगा, तो इसका किसी ने साथ चाहिए ना किसी का, तो जो साथ देता है ना, जो सहायता करता है, वो सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा, जो हेल्प कर रहा है, इसका पूरा सेंटेंस को पूरा करने में जो हेल्प कर रहा है ना, वो होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ गए इतना। जैसे कि आप अब जा सकते हैं, तो जाना क्या हुआ, जाना क्या हुआ, मुख्य क्रिया हो गया, और सकना क्या हुआ, सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ना क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया, और रहा है क्या हो गया, सहायक हो गया। समझ गए इतना। ठीक है ना, उम्मीद है अच्छे समझ में आई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। मुख्य क्रिया क्या होते हैं, 6 होते हैं। जो मुख्य क्रिया होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। मिश्र यहाँ पर होगा। ठीक है,
ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे जो मूल क्रिया होता है वो कौन होता है। ठीक है, मूल क्रिया या फिर सरल क्रिया, दोनों हम लोग बोल सकते हैं, मूल क्रिया या फिर सिंपल क्रिया बोल सकते हैं इसे। वे क्रिया धातु रूप जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह क्या होता है, प्रचलित है। वे क्रिया जो क्या होता है, जो भाषा में क्या होता है, रूढ़ शब्दों की तरह से प्रचलित है। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो क्या हो, टूटे नहीं, ठीक है, जिसका सार्थक खंड ना हो, वे होता है रूढ़। ठीक है ना। मूल क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ठीक है, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अब हम लोग उसमें देखेंगे। अब ये भी इसमें दिया हुआ है, देखिए अकर्मक में भी दो होते हैं, इसके भी अकर्मक जो होता है ना, मूल क्रिया दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और अकर्मक भी के भी दो प्रकार होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, और सकर्मक जो होता है उसमें भी दो होता है, पूर्ण सकर्मक होता है और अपूर्ण सकर्मक होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक जो क्रिया है, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, ठीक है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या होता है अभी इसका जो डिफिनेशन है, अकर्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो वाक्य में क्या करता है, क्रिया जो क्या करता है वाक्य में, कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, यानी कर्म का चाहत नहीं रखता है, वहाँ पे कर्म जरूरी नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया, यानी अ मतलब अ नहीं चाहिए, इसको कर्म नहीं चाहिए। ठीक है, ये कर्म की अपेक्षा अ यहाँ पे लगा हुआ है, यानी बिना कर्म का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे दौड़ना, रेंगना, चलना, हंसना, रोना इत्यादि जो भी होते हैं सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। अब इसमें भी दो होते हैं, अभी हमने समझाया कि एक पूर्ण अकर्मक होता है और एक अपूर्ण अकर्मक होता है। ठीक है, तो पूर्ण अकर्मक का मतलब ये हुआ, पूर्ण अकर्मक का मतलब ये हुआ, देखिए पूर्ण अकर्मक का मतलब ये हुआ, यह अपने में ही पूर्ण होती हैं। पूर्ण से तात्पर्य यह है कि ये क्या करता है, अपने में ही परिपूर्ण होता है, इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी भी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये क्या होता है, पूर्ण जो अकर्मक होता है ये अपने में ऐसे ही पता चल रहा है कि क्या ये पूर्ण है, ये किसी दूसरे चीज़ों के मतलब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरे किसी पूरक शब्द की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ गए इतना। जैसे सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, जाना, आना जो भी है इत्यादि, ये सब पूर्ण अकर्मक है। ठीक है, समझ गए इतना। अब पूर्ण अकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है स्थित अवस्था बोधक, एक होता है गति बोधक। ठीक है, अब स्थिति अवस्था जो बोधक होता है, इसमें होता है वे पूर्ण अकर्मक क्रिया जिनके द्वारा कर्ता की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध होता हो। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, स्थित अवस्था हो रहा है, मतलब इसमें स्थित अवस्था का बोध हो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, बस रो रहा है, इसमें कोई गति यानी कि कोई मतलब जैसे कि कोई गतिक अवस्था का काम नहीं हो रहा है, वो क्या करे, बस रो रहा है, तो क्या वहाँ पे होगा, स्थित अवस्था बोधक होगा। ठीक है, स्थित अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया वहाँ पे होगी। जैसे लड़की हंस रही है, अभी हमने बताया हंसना, रोना ये सब क्या होता है, सभी स्थित अवस्था बोधक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सोना भी होगा, उसी के अंतर्गत आएगा स्थित बोधक। और जो गति बोधक होता है ना, गति बोधक में होगा यानी कि चलना। ठीक है, गति, ये वे अकर्मक क्रिया होते हैं जिनको संपादित करते समय क्या होता है, गतिशील स्थिति में होता है, कर्ता जो होता है गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, जैसे दौड़ना, भागना, जाना, आना, चलना, फिरना, दौड़ना, उठना, उड़ना, तैरना, सभी की जितने भी चीज़ें हमें मतलब जैसे फिजिकल एक्टिविटी जितने होते हैं सभी गतिशील अवस्था में होते हैं, और वो किसके अंतर्गत आएंगे, गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समझ गए इतना। जैसे जो भी क्रियाएं हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो भी हम जैसे दौड़ना, ये क्या फिजिकल एक्टिविटी हो गई, और रोना क्या हुआ, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये स्थित बोधक है।
ठीक है, स्थित अवस्था बोधक में ये है। और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है, गति बोधक अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो दूसरा था हमारा अपूर्ण, इसका एग्जाम्पल है विद्यालय के सारे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो दौड़ना क्या हुआ हमारा, अभी हमने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि गतिशील अवस्था। ठीक है, और गतिशील अवस्था यानी गति बोधक जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है उसके अंतर्गत ये आएगा। समझ गए। मैं दिल्ली जा रही हूँ यानी जाना क्या हुआ, जाना आना भी ये सब गति यानी गतिशील अवस्था, यानी कोई ना कोई काम हो रहा है ना, जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, गति बोधक यानी गतिशील अवस्था में जो होगा वो पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना भी क्या आता है, गति बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे था हमारा दूसरा अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, दूसरा हमारा जो था अपूर्ण अकर्मक जो है, ये क्रिया वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर के अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है। यानी कि ये पूर्ण नहीं है, क्या है, ये अपूर्ण है। यानी कि इसको किसी न किसी चीज़ की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पूरक शब्दों की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो पूर्ण अकर्मक होता है उसको किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो खुद से वाक्य को, सेंटेंस को पूरा कर सकता है। ठीक है, और जो अपूर्ण अकर्मक होता है उसमें क्या होता है, दूसरे पूरक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। ओके, जैसे कि होना, बनना, निकलना, ये इसकी सहायक क्रिया है। ठीक है ना, इसी चीज़ों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। जैसे बच्चा बीमार है, होना यहाँ पे क्या है, होना पाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण अकर्मक, यानी होना जो है ये पूरक शब्द है, इसमें मिला करके सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, यानी कि सार्थक अर्थ इसका निकाल रहा है। तो यहाँ पे अपूर्ण अकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, शीला बेईमान है, यहाँ पे भी होना पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, पूरक शब्द होगा। ठीक है, वह बेईमान निकली, निकलना भी क्या, ये हमने लिखा था यहाँ पे, निकलना क्या हुआ, ये पूरक शब्द है। ठीक है, और अपूर्ण अकर्मक का ये उदाहरण है। वह ईमानदार लगा, लगना भी क्या होगा, ये अपूर्ण अकर्मक के अंतर्गत आएगा और ये पूरक शब्द है। ठीक है, समझ गए इतना। आगे हम लोग चलेंगे दूसरा जो है हमारा, हमने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अकर्मक क्रिया हमारा कंप्लीट हो चुका, उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। जैसे अकर्मक क्रिया हमने बताया कि वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती, यानी कि अकर्मक यानी बिना कर्म का। ठीक है ना, उसमें वो क्या है, किसी दूसरे कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे दौड़ना, रेंगना, चलना, हंसना, रोना, जो भी है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, और इसमें दो होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं अकर्मक क्रिया के, एक पूर्ण अकर्मक होता है, एक अपूर्ण अकर्मक होता है। तो पूर्ण अकर्मक, जैसे कि पूर्ण से तात्पर्य ये है कि वह अपने में पूर्ण होता है, इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और अभी उसके बाद पूर्ण अकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद होते हैं, एक स्थिति अवस्था बोधक होता है, एक गति बोधक होता है। तो स्थिति अवस्था बोधक में जैसे कि स्थित कोई भी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो क्या है, स्थित अवस्था में है। ठीक है, वो स्थित अवस्था में, जैसे बच्चा रो रहा है, लड़की हंस रही है, वे सो रहा है, ये सब क्या होगा, जितने भी चीज़ें हैं हो रही है कुछ काम, लेकिन क्या हो रहा है, स्थित अवस्था में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्थित अवस्था बोधक होगा। ठीक है, और गति बोधक में होगा, यानी कि चलना, यानी गतिशील अवस्था में कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हो रही है और गतिशील अवस्था में हो रही है, जैसे आना जाना, दौड़ना, चलना फिरना, भागना, उठना, तैरना, ये सब क्या होगा, गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद हमारा था अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक में यानी कि ये क्या होगा, ये स्वतंत्र रूप से क्या होता है, प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, जिससे क्या करता है, ये इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पूरक शब्द की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पूरक शब्द की ज़रूरत पड़ती है इसको, अपूर्ण कर्मक को। समझ गए। अब हम लोग सकर्मक क्रिया के तरफ चलेंगे। सकर्मक क्रिया जो होती है वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक यानी कि इसमें क्या होगा, कर्म लगा होगा, हम लोग को इसी से डिफाइन हो गया,
अकर्मक यानी कि वो कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, सकर्मक यानी कि ये कर्म की अपेक्षा करती है, यानी कि इसमें कर्म लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, सकर्मक क्रिया के का जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वह सकर्मक क्रिया कही जाती है, यानी कहलाती है। ठीक है, समझ गए इतना? जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना, जो भी क्रियाएं होगी सब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि इसमें कर्म लगा होगा, कर्म की अपेक्षा ये करती है, जिसमें कर्म लगा होगा, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल कहाँ गया? लड़की बंदर को देख रही है। लड़की बंदर को क्या कर रही है? देख रही है। और देख रही है, जो देखना है इसमें क्या क्रिया हो रही है, और क्रिया हो रही है तो ये कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। गीता फूल तोड़ रही है, तोड़ना क्या होगा? तोड़ रही है, यानी सकर्मक क्रिया होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए इतना? जहाँ पे क्रिया की अपेक्षा की जाती है, जहाँ पे क्रिया लगा हुआ रहता है, वहाँ पे क्रिया होगा। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक पूर्ण सकर्मक क्रिया होगा, एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। पूर्ण सकर्मक क्रिया वह सकर्मक क्रिया जो अपने अर्थ को स्वयं व्यक्त करती है। पूर्ण सकर्मक क्रिया वे होती हैं जो क्या करता है? अपने अर्थ होते हैं, वो क्या करता है? वो अपने अर्थ को स्वयं यानी खुद से व्यक्त करता है, वो पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। यह भी दो प्रकार की होती है, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया जो केवल एक ही कर्म को लेती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? केवल एक ही कर्म होता है, वो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। जैसे शीला गाना गा रही है, शीला क्या कर रही है? गाना गा रही है, इसमें एक ही कर्म लगा हुआ है ना कि गा रही है। ठीक है, एक इसमें क्रिया लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, गाना क्या हुआ? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सोहन समाचार पत्र पढ़ रहा है, समाचार पत्र क्या है? एक क्रिया इसमें है, तो ये एक कर्मक, एक इसमें कर्म लगा हुआ है, तो ये एक कर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बच्चे वे अमरूद खा रहे हैं, तो अमरूद का एक कर्म इसमें लगा हुआ है, तो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा था हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक ये क्या होगा? ये दो कर्म को लेती है, यानी कि इसमें क्या होता है? दो कर्म लगे हुए होते हैं। मैंने शीला को किताब दी, इसमें क्या होता है? लेना, देना, खरीदना, भेजना, जाना, ये सब इसमें इसके क्या होते हैं? इसमें चिन्ह होते हैं। इसी से हमें पहचानना है कि ये कौन से क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो मैंने शीला को किताब दिया, मैंने यानी हम और शीला, इसमें दो कर्म यानी लगा हुआ तो रहेगा ही, क्योंकि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देना क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, हमने सोहन से पेन खरीदा, खरीदना क्या होगा? यहाँ पे दो कर्म लगा हुआ है, तो द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, मैंने माँ को पत्र भेजा, यानी भेजना क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, यानी खुद से और दूसरे से दो पर्सन के बीच में कोई भी बात हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि वहाँ पे दो कर्म लगे हुए रहेंगे। ठीक है, समझ गए इतना? अब हम लोग आगे देखेंगे। जो दूसरा था हमारा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन सकर्मक क्रिया में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थ की पूर्णता के लिए यह क्रिया कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द का सहारा लेती है, जैसे कि मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है? अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता है, इसमें कर्म रहता है फिर भी क्या करता है? अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है, जिससे क्या करता है? किसी अन्य शब्द का सहारा लेता है, जैसे कि मानना हो गया, समझना, चुनना, बनाना आदि। ठीक है, जैसे कि आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, इसमें क्या होगा? इसमें ये क्या है? इसमें कर्म लगा है, कर्म इसमें लगा है, लेकिन क्या है?
ये चुनना जो है इसमें अन्य शब्द का सहारा इसमें ले करके ही ये क्या है, सेंटेंस पूरा हुआ है, सार्थक अर्थ निकला है इसका। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो जो इसमें लिखा हुआ है अपूर्ण जो सकर्मक क्रिया है, यानी कि आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, पूरक शब्द इसमें क्या लगा हुआ है, चुनना। ठीक है, समझ गए इतना? वह शीला को मूर्ख समझता है, वह राधा को मूर्ख समझता है। ठीक है, वह राधा को मूर्ख समझता है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो पूरक चिन्ह है, पूरक जो शब्द है लगा हुआ है मूर्ख। ठीक है, जिससे क्या सेंटेंस पूरा हुआ है। वह बात नहीं मानती है, मानना क्या होगा, मानना क्या होगा अभी हमने बताया, जैसे कि पूरक शब्द ले करके यहाँ पे ये बना हुआ है, सेंटेंस को पूरा किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मानना क्या होगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, यानी कि पूरक शब्द इसमें लगा करके क्या किया गया, सेंटेंस को पूरा किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? जहाँ पे क्या होगा, अपना वहाँ पे अपना कर्म लगा हुआ रहेगा, जिस वाक्य में कर्म लगा हुआ रहेगा, फिर भी वो क्या करेगा, एक सार्थक अर्थ को अपने व्यक्त नहीं कर पाएगा, और व्यक्त करने के लिए क्या करेगा, किसी अन्य नए शब्द का चुनाव करेगा, सहारा लेगा, वहाँ पे पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं। वे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ पे सामान्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप आए, वह गया, वह नहाया, क्या होगा, यहाँ पे सामान्य क्रिया यानी कि एक ही क्रिया लगा हुआ है, जैसे आना, गया, नहाया, ये क्या एक क्रिया लगा हुआ है, वहाँ पे सामान्य क्रिया होगा। ठीक है, समझ गए? जहाँ पे एक क्रिया होता है वहाँ पे सामान्य क्रिया होगा। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी कि जहाँ पे दो क्रियाओं का एक साथ ही प्रयोग हुआ हो, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगा। ठीक है, जैसे कविता किताब पढ़ने लगी, कविता क्या करी, किताब पढ़ने लगी, और पढ़ने लगी यहाँ पे क्या होगा, दो क्रिया लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो क्रिया लगा हुआ है, पढ़ने लगी, दो क्रिया लगा हुआ है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। ठीक है, वह खाना खा चुका है, तो खा चुका है क्या है, दो क्रिया लगा हुआ है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। ठीक है, तीसरा हमारा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से बने हुए जो विशेषण शब्द होते हैं, नाम धातु क्रिया वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्द से बने हुए होते हैं। ठीक है, अलग से जो क्रियापद बनता है वे नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि हथियाना, शर्माना, अपनाना आदि। ये किससे बने हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को मिलाकर के एक नया शब्द क्रियापद बना हुआ है, वहाँ पे नाम धातु क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अगला है हमारा चौथे नंबर का प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, प्रेरणार्थक का मतलब ये हुआ कि क्रिया क्या करता है, कर्ता क्या करता है, स्वयं कार्य न करके दूसरे किसी पे डिपेंड, यानी दूसरे किसी को उस कार्य को सौंप देता है या प्रेरणा देता है करने को, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता होता है, एक प्रेरित कर्ता होता है। प्रेरक कर्ता का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, और प्रेरित कर्ता का मतलब होता है प्रेरणा लेने वाला। ठीक है, ओके। अगला हमारा है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा जो है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हुई हो, वहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया होती है। ठीक है, पांचवा जो हमारा है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हुई हो, वहाँ पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सो करके उठा हूँ, तो मैं अभी सो कर उठा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूर्वकालिक यानी एक क्रिया होने के पूर्व ही एक और क्रिया हो रही है, वहाँ पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे कि उठा हूँ क्रिया से क्या पूर्व सो कर क्रिया का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, सो कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जो सो करके लगा हुआ है वो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।